Hello students, how are you all? Hope you all are well, doing well. Okay. In last lecture, we discussed about the interphase. We discussed about cell cycle and the interphase. Okay. Cell cycle, then interphase, then phases of interphase, subphases of interphase, G1 phase, S phase and G2 phase. Right. एंड ऑल्सो G0 भी हमने डिस्कस कर ली थी. ओके. आज हम देखते हैं माइटोसिस, माइटोटिक फेज, या इसको हम एम फेज भी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम फेज भी इसको कहते हैं, एम फेज. ओके. इसको एम फेज भी कहा जाता है. माइटोसिस क्या है? अब माइटोसिस एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है. इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो खास किस्म के सेल्स में होती है, जिनको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं या बॉडी सेल्स कहा जाता है. यानी बॉडी के सभी सेल्स में एक्सेप्ट द जर्म सेल्स. ओके. रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स को छोड़ के बाकी सभी में माइटोसिस होता है. राइट. जर्म सेल्स में मायोसिस होता है. ठीक है. तो माइटोसिस जो है ये भी कंप्लीट होती है फेजेस में. इसकी भी फेजेस हैं. इसकी भी मेजर दो फेजेस हैं. दो मेजर फेजेस की जो है, दैट इज फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. कैरियन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का जो साइंटिफिक नाम है दैट इज अ कैरियन. तो कैरियन काइनेसिस मीन्स डिवीजन. तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. और दूसरा इसमें जो स्टेप आता है दैट इज साइटोकाइनेसिस. दिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है. तो दो मेजर फेजेस में गेट्स कंप्लीटेड दिस माइटोसिस. कैरियोकाइनेसिस, फर्स्टली न्यूक्लियस डिवाइड्स, देन साइटोकाइनेसिस, cytoplasm divides. And you just remember one thing: whenever a cell divides, nucleus divides first, karyokinesis occurs first, followed by the cytokinesis. Okay. Now this karyokinesis is further divided into four phases: prophase, metaphase, anaphase एंड टेलोफेज. ये हमारा कैरियोकाइनेसिस जो है ये डिवाइडेड है इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. ओके. सबसे पहले हम देखते हैं माइटोसिस. माइटोसिस क्या है? व्हाट इज माइटोसिस? हम देखते हैं व्हाट इज माइटोसिस. माइटोसिस जो है इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो बॉडी सेल्स में होती है, सोमेटिक सेल्स में होती है. माइटोसिस जो है ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस ये इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन. तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन है. इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन occurs in somatic cells जिनको हम कहते हैं बॉडी सेल्स. ठीक है. सोमेटिक सेल्स मीन्स बॉडी सेल्स. तो इसलिए इसको कहा जाता है, हेंस इज नोन एज सोमेटिक सेल्स और बॉडी सेल्स. हेंस इज नोन एज सोमेटिक सेल डिवीजन. इसलिए इसको सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है. ठीक है. अब अगर हम इसमें देखिए तो क्रोमोसोम इसमें रेप्लिकेट करता है और जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं या फोटोकॉपीज जो क्रोमोसोम्स की होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है डॉटर सेल्स में. तो इसमें
chromosomes replicate and are equally distributed in the daughter cells, ठीक है। क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डॉटर सेल्स में, और डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। द डॉटर सेल्स हैज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, to that of पेरेंट सेल, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि पेरेंट जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स की तरह ही होते हैं, या डॉटर सेल्स जो है वो जस्ट लाइक पेरेंट सेल्स होते हैं। द डॉटर सेल्स हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू दैट ऑफ पेरेंट सेल्स, तो इक्वेशनल डिवीजन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी सेल्स में एक्सेप्ट द जर्म सेल्स उनमें नहीं होती है, ठीक है। नाउ दिस माइटोसिस में अगर हम देखें तो दो फेजेस आती हैं। पहली आ गई कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस तो पता है आपको, गेट्स कंप्लीटेड इनटू, ये कैरियोकाइनेसिस है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में हम देखते हैं पहले फर्स्ट जो इसकी है दैट इज कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की फेजेस में हमारी पहली जो रहेगी दैट इज फर्स्ट वन इज प्रोफेज। तो इसमें हम ले लेते हैं प्रोफेज को, ऐसे कर लेते हैं प्रोफेज, फर्स्ट वन इज प्रोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज पे क्या होता है? प्रोफेज पे ये जो एक सेल अगर हम बना लेते हैं, मान लो ये एक सेल है, जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है उस वक्त इसकी कंडीशन इस तरह की होती है इंटरफेस में, ठीक है। दिस इज क्रोमेटिन इसको कहा जाता है। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो दिस इज सेल, ये इंटरफेस में सेल होता है, इंटरफेस में जब ये डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब ये डिवीजन में चला जाता है तो सबसे पहले इसमें जो क्रोमेटिन होता है, तो क्रोमेटिन जो है इसमें कुछ खास चीजें होती हैं क्रोमेटिन में। क्रोमेटिन जो है इसमें इस तरह से कॉइलिंग होती है और क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं, नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरलाइजेशन। तो इसमें दो चीजें होती, तीन चीजें होती हैं। एक होती है स्पाइरलाइजेशन, ठीक है, इसको कॉइलिंग हम कहते हैं। एक होती है कंडेंसेशन, और एक होता है इसमें डिहाइड्रेशन। और आपके क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं और इनमें क्रोमेटिड्स भी थोड़े थोड़े विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम नजर आना शुरू, क्रोमेटिड्स भी नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूटना शुरू होता है, न्यूक्लियोलस भी टूटना शुरू होता है। तो यहाँ पे इस तरह से होगा प्रोफेज पे आपका, ये मान लो दिस इज द एनिमल सेल। अगर ये एनिमल सेल हम बनाते हैं तो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से टूटना शुरू हो जाती है, राइट। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम्स जो है ये कंडेंस हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, स्पाइरलाइजेशन होता है और नजर आना शुरू हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स आपको दिखना अब उतने क्लियर होते नहीं है बट विजिबल होना शुरू हो जाते हैं।
सेंट्रियोल जो ऑलरेडी डुप्लीकेट किया है ये एस्टर बनाता है लाइक दिस और स्टार्ट करता है मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल यहाँ इसकी ये दिस इज द सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये एस्टर डेवलप करता है। एस्टर मीन ये सेंट्रियोल है, इसके बाहर इस तरह से एस्टर रेज, इसको एस्टर कहा जाता है। तो ये डेवलप होता है। ये पहले ही डुप्लीकेट किया होता है, अब ये डेवलप होता है और अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये राइट। तो ये प्रोफेज पे इवेंट्स होते हैं। तो अब हम इवेंट्स यहाँ लिख देते हैं। इवेंट्स प्रोफेज पे क्या होते हैं? तो पहला इवेंट हमारा जो है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। सेंट्रियोल ऑलरेडी डुप्लीकेटेड डेवलप, क्या डेवलप करता है? एस्टर एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, क्रोमोसोम्स undergoes डिहाइड्रेशन, वाटर लॉस होगा। ठीक है, कंडेंसेशन, कंडेंस होंगे। ठीक है, एंड स्पाइरलाइजेशन, क्रोमोसोम जो है डिहाइड्रेशन होगा, वाटर लॉस होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंस होंगे और स्पाइरलाइजेशन मींस कॉइलिंग होगी। स्पाइरलाइजेशन इज द कॉइलिंग, दिस इज कॉइलिंग। ठीक है, तो क्रोमोसोम ऑफ क्रोमेटिड स्टार्ट्स बिकमिंग विजिबल। क्रोमेटिड्स कॉपीज starts becoming visible। तो क्रोमेटिड्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी दिस इज प्रोफेज पे ये चेंजेस आती है सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज द मेटाफेज। सेकंड वन जो है दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज हम यहाँ पे कर देते हैं, सेकंड वन यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सेकंड वन मेटाफेज। इसको रब हम कर देते हैं, यहाँ हम करते हैं। मेटाफेज सेकंड जो स्टेज इसकी आती है दैट इज द मेटाफेज। अब मेटाफेज स्टेज जो है, मेटाफेज पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर होता है, न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपीयर होता है और आपका सेंट्रियोल जो है ये अपोजिट पोल पे पहुंचता है और स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल। तो इस तरह से ये आपका स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और क्रोमोसोम जाके अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज करते हैं, स्पिंडल पे जाके अरेंज करते हैं। ये आपका सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच गया। ठीक है, और दिस इज द मेटाफेज। दिस इज मेटाफेज, राइट। तो मेटाफेज पे आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस पूरी तरह से डिस्पेयर होगा, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, और कंडेंस होंगे, थिक होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इवेंट्स लिख देते हैं। तो आपका न्यूक्लियर
membrane nucleolus completely disappear, ठीक है, ये कंप्लीटली डिसअपियर होंगे। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया, न्यूक्लियोलस खत्म हुआ तो क्रोमोसोम आपका एक्सपोज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो क्रोमोसोम्स एक्सपोज्ड इन साइटोप्लाज्म, तो क्रोमोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन और इसकी क्रोमोसोम्स थिक हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स थिक, condense एंड क्रोमाटिड्स जो होंगे डिस्टिंक्ट है, क्रोमाटिड्स अपीयर क्लियरली, मीन्स डिस्टिंक्ट, हमें डिस्टिंक्टली दिखते हैं क्रोमाटिड्स, ठीक है। और सबसे बड़ी जो इवेंट होता है इसमें, दैट इज स्पिंडल फॉर्मेशन ऑकर्स। स्पिंडल फॉर्मेशन ऑकर्स, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। स्पिंडल ये स्ट्रक्चर है, इट्स लाइक दिस, इट इज ब्रॉड इन द सेंटर एंड टेपर्स टुवर्ड्स द पोल्स, एंड दिस ब्रॉड पोर्शन इज कॉल्ड एज द इक्वेटर। इक्वेटर इज द मिड पॉइंट, मिड लाइन इक्वेटर, जो डिवाइड करता है स्पिंडल को 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो ये होता है, और क्रोमोसोम जाके अपने आप को अलाइन करते हैं किस पे, इक्वेटर पे जाके अलाइन करते हैं। तो क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, और यहाँ पे एक चीज याद रखिए, 1 प्लेट बनती है, ओनली 1 प्लेट, एक ही प्लेट माइटोसिस में बनती है। तो क्रोमोसोम अलाइन करते हैं अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे, और इनका सेंट्रोमेयर जो है, क्रोमाटिड्स भी विजिबल होंगे, क्रोमाटिड्स विजिबल, तो क्रोमाटिड्स जो होंगे ये हम यहाँ दे सकते हैं, क्रोमोसोम थे कंडेंस एंड क्रोमाटिड्स अपीयर क्लियरली। तो हेल्ड एट, क्रोमाटिड्स हेल्ड होंगे एट सेंट्रोमेयर, तो सेंट्रोमेयर पे ये ऐसे, ये हमारा मान लो ये क्रोमाटिड्स है, तो ये हमारा सेंट्रोमेयर है, दिस इज द सेंट्रोमेयर, जहाँ पे क्रोमाटिड्स ने अपने आप को अटैच किया। ये these are the chromatids, these are held at centromere, और इस सेंट्रोमियर पे 2 छोटी छोटी डिस्क अपीयर होती है, जिनको कहा जाता है काइनेटोकोर इनको कहा जाता है। और इन काइनेटोकोर्स के साथ क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर्स इन्हीं काइनेटोकोर्स के साथ, अगर आप इस तरह से ले लें तो ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये काइनेटोकोर्स के साथ ही जुड़ते हैं, ठीक है। तो 2 disc-like bodies appear on किसके ऊपर, सेंट्रोमेयर known as काइनेटोकोर, ठीक है। तो ये काइनेटोकोर कहलाते हैं, टू विच जिसके साथ क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल्स अटैच, ठीक है। तो 2 इसके ऊपर सर्कुलर डिस्क लाइक बॉडीज अपीयर होती है, विच आर कॉल्ड एज काइनेटोकोर, किसके ऊपर, सेंट्रोमेयर के ऊपर, और जिसके साथ हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, ठीक है। दिस इज द मेटाफेज। आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज द एनाफेज, अगली जो आती है दैट इज द एनाफेज। तो एनाफेज इज द थर्ड फेज। एनाफेज, अब एनाफेज पे ये स्पिंडल फाइबर्स, दीज आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स, ये धागे हैं, ये प्रोटीन्स के हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं, तो ये खींचना शुरू कर देते हैं इन क्रोमोसोम्स को। अब मान लो ये हमारा क्रोमोसोम है,
ये धागे अब इसको अपोजिट पोल से, एक ऊपर से खींचे, दूसरा दूसरी पोल से खींचेगा, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, एक कॉपी एक पोल की तरफ, दूसरी कॉपी दूसरे पोल की तरफ। तो ये जो बने अब क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं और ये अब डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो इस पे इस तरह का इवेंट होता है कि हमारा ये दिस इज एनाफेज। ये मैंने बताया आपको कि ये फाइबर्स इनको खींचना शुरू कर देते हैं अपोजिट पोल्स से, ठीक है। दिस इज द एनाफेज। तो ये स्पिंडल फाइबर्स, अब इसके इवेंट्स की अगर हम बात करें तो स्पिंडल फाइबर्स पुल द क्रोमोसोम्स फ्रॉम, कहाँ से, अपोजिट पोल्स, ठीक है। सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा दो में, ठीक है। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट। अब सेपरेट होंगे, स्टार्ट या मूव्स टुवर्ड्स, किधर की तरफ जाएंगे, अपोजिट पोल्स, ठीक है। दीज आर द एनाफेज, ये एनाफेज है, ठीक है। तो एनाफेज पे क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल से खींचना शुरू कर देते हैं, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, कॉपीज अलग होते हैं, और ये सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट मूव्स टुवर्ड्स द पोल्स एज डॉटर क्रोमोसोम्स। तो ये एज डॉटर क्रोमोसोम्स जाती हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। अब ये डॉटर क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। चलते हैं आगे। हम देखते हैं एनाफेज के बाद नेक्स्ट जो आती है दैट इज द टेलोफेज। फोर्थ फेज जो आती है दैट इज टेलोफेज। अब टेलोफेज पे क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, डॉटर क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रिपेयर होता है, न्यूक्लियोलस फिर से बनता है, ठीक है। स्पिंडल वगैरह खत्म हो जाता है, एस्टर खत्म हो जाता है। तो ये आपके डॉटर, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाते हैं। और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ आती है कि हल्का सा इसमें इस तरह से टेलोफेज पे तो ये क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए, थोड़ा थोड़ा डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज करना शुरू करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनती है। ये आपके क्रोमोसोम्स डीकंडेंस थोड़े से हो गए, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी, न्यूक्लियोलस फिर से बना, ठीक है। स्पिंडल वगैरह जो है, एस्टर जो है, ये डिसअपियर हो जाता है। दिस इज द टेलोफेज, ठीक। तो अब इस पे इवेंट्स क्या है, क्रोमोसोम्स या डॉटर क्रोमोसोम्स रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, ठीक है। तो डॉटर क्रोमोसोम्स अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच जाते हैं, ओके। रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमोसोम्स decondense होंगे, lose their identity, ठीक है। decondense होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
and nucleolus reappear. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म्स, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल apparatus disappear. Spindle fibers and ester disappear. So this is the telophase. Now here karyokinesis is complete. Karyokinesis complete हो गया। अब आया साइटोकाइनेसिस। ये तो कैरियोकाइनेसिस था। तो कैरियोकाइनेसिस में हमने सबसे पहले देखा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। प्रोफेज पे क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम जो थे वो कंडेंस हुए, उनमें कंडेंसेशन हुई, डिहाइड्रेशन हुई, वाटर लॉस हुआ। उसके बाद उनमें स्पाइरलाइजेशन हुई, कॉइलिंग खूब हुई, तो क्रोमेटिड्स दिखना शॉर्ट होना शुरू हो गए, क्रोमेटिड्स दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस वो भी डिसअपियर हो जाता है। देन सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट करके एस्टर बनाता है, अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देता है। देन कम्स द मेटाफेज। मेटाफेज पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर होता है, क्रोमोसोम एक्सपोज हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। उसके बाद थिक हो जाते हैं क्रोमोसोम, कंडेंस होते हैं और क्रोमेटिड्स क्लियरली डिस्टिंक्ट अपीयर, बड़े डिस्टिंक्ट होते हैं, हेल्ड एट सेंट्रोमेयर। यानी अगर आपको मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज के लिए मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो मेटाफेज क्रोमोसोम इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम अपने आपको अलाइन करते हैं इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन ऑकर्स, स्पिंडल बनता है, ये स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल बनता है। क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन करता है, एक इक्वेटोरियल प्लेट बनती है और सेंट्रोमेयर जो होता है तो उसके ऊपर दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिनको काइनेटोकोर कहा जाता है ये अपीयर होती है, जिनके साथ स्पिंडल फाइबर्स दोनों पोल्स के अटैच हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एनाफेज आती है। एनाफेज पे स्पिंडल फाइबर्स अपोजिट पोल से क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू करते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल की तरफ सेपरेट होते हैं और मूव करते हैं एज डॉटर क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। टेलोफेज पे डॉटर क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस फिर से रिपेयर होता है, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं, गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर ये डिसअपियर होते हैं। तो यहाँ कैरियोकाइनेसिस हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन में क्या होता है, अब प्लांट सेल्स में अगर हम देखें तो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन बनती है, इस तरह की एक कंस्ट्रक्शन बनती है जो आहिस्ता आहिस्ता डीप होती है, ठीक है। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि एनिमल सेल्स में, अगर हम एनिमल सेल्स में देखें, एनिमल सेल्स में क्लीवेज फरो, एक क्लीवेज फरो बनता है, क्लीवेज फरो बनता है, फरो अपेयर, ठीक है। एक क्लीवेज फरो अपेयर होता है जो विच डीपन टुवर्ड्स कहाँ की तरफ, सेंटर की तरफ, एंड divide the cell into two, ठीक है। तो ये पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जाता है, तो ये इस तरह से, ये तो इस तरह से हो जाता है और आपके दो सेल्स ये बनते हैं। दिस इज इन एनिमल सेल्स। तो क्लीवेज फरो कंस्ट्रक्शन एक अपीयर होती है और जो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जाती है, ये ऐसे होगी जो इस तरह से जाती है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जाती है और अल्टीमेटली सेंटर में मिलती है, तो डिवाइड करती है इसको, एनिमल सेल को दो में डिवाइड करती है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है, प्लांट सेल में
प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन सेंटर से, इन द सेंटर, ठीक है। तो सेंटर में बनती है, देन गोज टुवर्ड्स पेरिफेरी, गोज टुवर्ड्स पेरिफेरी, goes towards periphery and divide it into two, ठीक है। तो ये आपका प्लांट सेल्स में, तो प्लांट सेल में सिंपली आप कह सकते हैं सेल प्लेट बनती है जो डिवाइड करती है प्लांट सेल को दो में, जो पेरिफेरी से सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाती है, और एनिमल सेल में पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आता है, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन बनती है, इसको हम क्लीवेज फरो भी कहते हैं, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की, सिग्निफिकेंस इसकी, सिग्निफिकेंस में अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंस में अगर आप देखें तो यहाँ सिग्निफिकेंस में लिख देता हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, तो ग्रोथ होती है माइटोसिस से, ठीक है। ये तो पहला है इसका है। दूसरा है कि माइटोसिस से आपकी हीलिंग ऑफ वॉन्स, रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, हीलिंग ऑफ वॉन्स एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा, तो ये ग्रोथ वगैरह होती है, इससे रिपेयर होता है सेल्स का, टिश्यूज का जो डैमेज होते हैं, टिश्यूज वगैरह का, वॉन्ड्स का हीलिंग होती है। एबनॉर्मल माइटोसिस को हम, एबनॉर्मल माइटोसिस इज नोन एज कैंसर। एबनॉर्मल माइटोसिस जो है दैट इज कैंसर, ठीक है। तो कैंसर का मतलब होता है कि जब सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, दैट इज, और एक आउटग्रोथ से बनती है, इसको ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। वो माइटोसिस से ही होता है, एबनॉर्मली जब माइटोसिस होता है, ठीक है। विद दिस वी केम टू एंड योर माइटोसिस, दैट्स इट, थैंक यू।